नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज हम इलेक्ट्रिकल एचएसएससी जेईएलएम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि लाल वायर आमतौर पर किसके लिए यूज होता है। जो वायर होते हैं वो कई कलर के होते हैं, उनका अलग अलग यूज होता है। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा भी रेड वायर आमतौर पर किसके लिए यूज होता है। फेज, न्यूट्रल, अर्थ और स्विच, ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है फेज के लिए। जो रेड वायर है वो किसके लिए यूज होता है? फेज के लिए। देखो, और इसमें पूछा है काला वायर, तो काला वायर मतलब ब्लैक वायर किसके लिए यूज होता है? ये होता है न्यूट्रल के लिए। और हरा वायर होता है अर्थिंग के लिए। इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे लाल वायर, लाल क्या होता है इंग्लिश में? रेड। और रेड होता है खतरे का निशान। ठीक है, खतरे का रंग कौन सा होता है? रेड। तो खतरा किस में ज़्यादा होता है? फेज में। तो खतरे का कौन सा कलर हो गया? रेड हो गया फेज का। और दूसरा अपने होता है अर्थिंग का। अर्थिंग, अर्थ, अर्थ मतलब कैसी दिखती है अपने को? हरी। ठीक है, तो हरा रंग किसके लिए हो गया? अर्थिंग के लिए। और खतरे के लिए कौन सा हो गया? रेड, लाल, यानी कि फेज। फेज के लिए कौन सा हो गया? लाल रंग। और काला जो बच गया वो न्यूट्रल के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट, करंट को किससे डिनोट करते हैं अपन? करंट, करंट को लिखते हैं आई से। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, मतलब इसको नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? एम्पियर। कौन सी होती है? एम्पियर। एम्पियर को अपन लिखते हैं ए से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाट, वाट किसकी इकाई होती है? वाट होती है पावर की इकाई। पावर, पावर को अपन किससे लिखते हैं? पी से। और इसकी इकाई क्या होती है? वोट। ये एसआई इकाई है। एसआई इकाई मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकाई। ठीक है, दूसरी एम्पियर, एम्पियर किसके लिए हो गई? करंट के लिए। तीसरी आ गई वोल्ट। अब वोल्ट किसके लिए होती है? वोल्ट होती है वोल्टेज के लिए। वोल्टेज नापने की इकाई कौन सी होती है? वोल्ट। और ओम, ओम को आप ज़्यादातर इसका साइन होता है ये, और इसको आप ज़्यादा ओम किसको नापने की इकाई होती है? ओम होती है रेजिस्टेंस को नापने की इकाई। किसको नापने की इकाई? रेजिस्टेंस को नापने की इकाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोध की सही यूनिट है। अभी आप देख के आए थे प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। जो करंट, जो करंट का क्या करे? अपोज करे, मतलब करंट को स्मूथली, मतलब आसानी से फ्लो करने में जो रोकता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम, जिसको अपन डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? अब देखिए अपन ओम के नियम के बारे में समझते हैं। ओम एक ओम स्लो, ओम स्लो मतलब ओम का नियम। ओम का नियम क्या बताता है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, समानुपाती का। तो समानुपाती आई, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, और इसको घटा रहे हैं तो ये भी घटेगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अपना करंट क्या हो जाएगा? करंट भी अपना बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं वोल्टेज को घटाऊंगा करंट घटेगा। तो अपने को किसके बीच में संबंध हो गया? वोल्टेज और एम्पियर के बीच में। ठीक है, अब
अब बात आ गई ये वोल्टेज और एम्पियर के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी आपका साइन क्या है, हटाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे, अब ओम का नियम, दो चीज़ों के बीच में तो अपना संबंध दर्शा दिया, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, अगर आप इसको हटाते हैं, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हैं, एक सेकेंड, जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है V इक्वल टू आई आर। ये जो R है ये इस साइन के हटने से आता है, इसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। और नियतांक में ये, वैसे अपन इसको, इस नियतांक को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये अपने पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। क्या आ जाता है, प्रतिरोध। तो ये अपना ओम का नियम होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये अपन किस किस के बीच में संबंध दिखा रहा है, V मतलब वोल्टेज हो गया, I मतलब करंट हो गया, ठीक है, और ये R मतलब प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये किस किस के बीच में संबंध दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, घरेलू वोल्टेज भारत में सामान्यतः कितना होता है। घरेलू वोल्टेज इसके कहने का मतलब है कि जो घरों में वोल्टेज आती है वो आती है सिंगल फेज सप्लाई, और ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह या फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं थ्री फेज सप्लाई। ये दो प्रकार की सप्लाई होती है, ये अपने आती है घरेलू, और ये आती है अपनी कॉमर्शियल यूज़ के लिए। कॉमर्शियल यूज़ मतलब कोई फैक्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर खेती के लिए जो अपन मोटर चलाते हैं थ्री फेज सिस्टम, उसमें काम आती है, ठीक है। फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मोटरें चलती हैं तो वो थ्री फेज पे चलती है, ठीक है। या फिर कोई हॉस्पिटल हो गया, ऐसे बड़े बड़े मॉल हो गए, वहाँ पे क्या है, थ्री फेज सप्लाई चलती है। लेकिन इन्होंने घरेलू पूछा है, तो घरेलू जो सप्लाई है वो सिंगल फेज सप्लाई होती है, और सिंगल फेज सप्लाई चलती है अपने 20 से 230 वोल्टेज, और जो 440 वोल्टेज है ये कितनी होती है, थ्री फेज सप्लाई की, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट, अब इसने वही पूछ लिया, थ्री फेज सप्लाई 440 वोल्टेज। अब का विद्युत धारा किस में नापी जाती है, विद्युत धारा किस में नापी जाती है, अब आप बताइए, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर और वाट मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर। तो विद्युत धारा नापने की जो इकाई मतलब जो मीटर है अपने पास वो क्या है, एम्पियर मीटर है, ठीक है। विद्युत धारा को नापने की जो अपनी एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर मीटर इसकी क्या हो जाएगी, नापने की, तो एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा नाप इससे अपन क्या विद्युत धारा नापते हैं। और वोल्ट मीटर से क्या है, इसके नाम में पता चल रहा है, वोल्ट मतलब वोल्टेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये एम्पियर मतलब ये करंट नापता है, ठीक है। ओम मीटर, इसको ऐसे लिखना था, ओम मीटर किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध नापने के लिए। किसको नापने के लिए, प्रतिरोध नापने के लिए। अगला आ जाता है वॉट मीटर। वोट किसकी इकाई होती है, पावर की। पावर नापने के लिए आप क्या यूज करेंगे, शक्ति नापने के लिए क्या यूज करेंगे, वोट मीटर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वही आ गया पावर। अब पावर का सूत्र क्या होता है, अब आपने पढ़ा था कि पावर यानी कि P यानी कि शक्ति, इसको नापने की इकाई जो है अपने पास वो क्या है, वोट, ठीक है। इसको अपन डिनोट करते हैं W से। अब पावर का जो सूत्र है वो क्या होता है, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि अपना पहला आ जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट होता है। इसको अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ
P इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हैं, इसमें वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई स्केयर आर, ठीक है, दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला आप इसमें क्या देख सकते हैं, P बराबर वी स्केयर अपॉन में आर। अब ये तीन फार्मूले इसमें पावर के बन जाते हैं अपने पास। अगर अपने पास वोल्टेज और करंट दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अपने पास रेजिस्टेंस और करंट दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अपने पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। आपका फ्यूज में कौन सी धातु यूज होती है, फ्यूज में मोस्टली जो धातु यूज करते हैं आप वो आप यूज करते हैं टिन और लेड की मिश्र धातु। फ्यूज फ्यूज किसके लिए यूज करते हैं अपन, ओवर करंट को कम करने के लिए। जैसे ही कोई लोड आया, लोड ज़्यादा बढ़ा, करंट ओवरलोड हुआ, ओवरलोड होते ही अपना जो फ्यूज है वो टूट जाता है। जो फ्यूज है वो क्या करता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसका फ्यूज का टूटने का कारण क्या है कि फ्यूज जो बनाया जाता है लेड और टिन का, इसका जो गलनांक है ना वो कम होता है। गलनांक क्या होता है, कम होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्यूज का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उसमें ऑप्शन दिया होगा उच्च, ठीक है, निम्न, ठीक है। ऐसे तो अपने क्या है कि फ्यूज का जो गलनांक है वो निम्न होता है। जैसे वो गर्म करेगा, गर्म होएगा, करंट ज़्यादा पास होएगा तो वो गर्म होएगा, गर्म होते ही वो पिघल के टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट में करंट, शॉर्ट सर्किट में करंट में क्या होता है कि कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, नहीं बहता, उल्टा बहता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने पास एक बैटरी होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये अपने पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा बल्ब लगा हुआ है। फिर अगर क्या होता है कि जैसे ये वायर यहाँ से शॉर्ट हो जाए, ठीक है, शॉर्ट होने पे क्या होगा कि इसका ये जो पाथ है ना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगा और ये पाथ यहीं पूरा हो जाएगा, और इसमें जो करंट है वो हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई करंट हो जाएगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2। करंट ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, देखो जो अपना करंट होता है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन में R के बराबर होता है, ठीक है। जैसे ही अपना रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या हुआ, अपना हाई हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अपने पास 100 वोल्ट का बैटरी है और उसमें अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अपना करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। अगर मैं इसको 1 एम्पियर कर दूँ, इसको 1 एम्पियर करूँगा तो करंट कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर। और इसको मैं जितना भी कम करता जाऊँगा करंट अपना क्या है, बढ़ता जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस अपने एक्स्ट्रा लगाए थे वो अपने कट हो गए, ठीक है, या फिर जो अपना लोड है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो वायर है वो शॉर्ट होगी। शॉर्ट होगी तो करंट की ये प्रॉपर्टी है कि वो मतलब उसकी एक खासियत है कि वो जहाँ उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा वो वहीं से फ्लो करेगा। तो यहाँ इसको रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मतलब ये यहीं से फ्लो हो गया और इसका करंट जो है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थिंग का प्रतिरोध आदर्श रूप से कितना होना चाहिए। आदर्श रूप से जो अर्थिंग का प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है, अर्थिंग का साइन ये होता है, ठीक है, जैसे ही हम अर्थिंग करते हैं तो अगर इसका अर्थिंग का ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो जो अपने पास ओवर करंट हुआ है वो करंट अर्थिंग में नहीं जा पाएगा और अपना जो
जो झटका लगता है आदमी को, उससे अपन नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ये होता है 1 से कम। आइडियल यही होता है आदर्श रूप से कि 1 से कम होना चाहिए। जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा इसमें करंट है जो अर्थिंग में चला जाएगा, और जो अपना करंट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से कम। नेक्स्ट का विद्युत धारा का व्यय किसमें नापा जाता है। व्यय क्या होता है, देखो अपने घरों में जैसे मीटर वगैरह हैं, उसमें यही कहते हैं कि इतनी यूनिट होगी, इतनी यूनिट होगी। तो अपने अब बात करते हैं 1 यूनिट की। विद्युत शक्ति का व्यय तो यही है। 1 यूनिट किसके पास बराबर होती है, 1 किलो वोट और आवर। ठीक है, 1 किलो वोट आवर। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, और वोट क्या होती है, पावर। पावर को आप किससे नापते हैं, वोट से, यानी कि वी आई इक्वल टू ये इतने वी आई वोट हो जाएगी। आवर मतलब टाइम, कितने घंटे। तो ये टोटल मिला के हो जाता है भी, अगर 1000 वोट 1 घंटे में हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, यानी कि 1 किलो वोट और इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इसी को अपन नापते हैं विद्युत शक्ति का व्यय। विद्युत शक्ति का व्यय किसमें नापते हैं, किलो वोट आवर में। और एम्पियर किसको नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं करंट को। किसको नापते हैं, करंट को। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की। वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्टेज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 ये आ गया क्वेश्चन अपना हर्ट्ज का। हर्ट्ज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की जो इकाई है वो क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या है, हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। इसको लिखते हैं HZ से। अब आवृत्ति क्या होती है, कि कोई भी चीज, आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी चीज बार बार होना। जैसे अपन एसी करंट के लिए बात करते हैं, एसी करंट की बात करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है, टाइमिंग, और यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड वगैरह जो भी है। तो ये वोल्टेज की बात करते हैं। तो ये क्या, ऐसी करंट ऐसे फ्लो करता है, मतलब एक बार नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे फ्लो करेगा। ये कौन सी वोल्टेज होगी, एसी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे उसने एक साइकिल पूरा किया, एक साइकिल मतलब जहाँ से चला वहीं पे खत्म हो गया। जैसे इसने एक साइकिल ये पूरा किया, फिर इसी चीज की बार बार रिपीटेशन कर रहा है, क्या, ये और ये इसी चीज की बार बार रिपीटेशन कर रहा है, तो उसको बार बार रिपीटेशन को क्या कहते हैं, आवर्ती। बार बार जो रिपीट कर रहा है उसको आवर्ती कहते हैं। और ये आवर्ती 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, उसी को अपन नापते हैं, उसको कहते हैं इतने हर्ट्ज हो गई। जैसे 1 सेकंड में अपनी जो लाइट आती है घर में, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरे कर रही हैं। 50 साइकिल मतलब क्या है, 1 सेकंड में 50 बार तो पॉजिटिव में जा रही है और 50 बार ही नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में 50 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर का उपयोग कहाँ होता है। कैपेसिटर तो आपने सबने देखा होगा, जो मोस्टली तो जहाँ देखने को मिलता है वो, जैसे कोई मोटर हो गई, पंखे हो गए, कूलर हो गए, वहाँ पे आप एक वाइट से कलर का ऐसे
लगाते हैं जिसमें 2 वायर निकले होते हैं, है ना। सेम ही कलर के वायर होते हैं, ज़्यादा कलर का डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो इस कैपेसिटर का यूज़ कहाँ करते हैं कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैपेसिटर को। ठीक है, बाकी तार काटने में तो प्लायर का और इनका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई का, ऊर्जा का एसआई यूनिट। ऊर्जा की एसआई यूनिट अभी आपको बताई थी, ये क्या होती है, जूल। वोट किसकी हो जाती है, वोट हो जाती है पावर की। ठीक है, और जूल किसकी हो जाती है, ऊर्जा की, ऊर्जा। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी। फिर हेनरी, हेनरी किसकी है, इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की क्या होती है, हेनरी। हेनरी को अपन एच से डिनोट करते हैं। और ओम, ओम की, ओम किसकी इकाई है, ओम इकाई है रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ये 3 अपने पैसिव एलिमेंट होते हैं। पैसिव, जैसे अपने एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है कि एक्टिव एलिमेंट, और एक होता है पैसिव एलिमेंट। एक क्या होता है एक्टिव, और एक होता है पैसिव। एक्टिव तो वो होते हैं जो अपने को ऊर्जा प्रदान करते हैं, खुद से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें बैटरी आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, बैटरी आ जाती है, और क्या आता है, जनरेटर आ जाता है, एसी सोर्स आ जाता है, डीसी सोर्स आ जाता है, ये हो गया। ठीक है, जो भी सोर्स हो गया अपना। पैसिव में मोस्टली 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, आर, एल और सी। आर, एल और सी। आर क्या है, रेजिस्टेंस, और एल क्या है, इंडक्टेंस, और सी क्या है, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस को नापने की इकाई ओम, इंडक्टेंस को नापने की इकाई हेनरी, और कैपेसिटर को नापने की इकाई फैरेड। ठीक है, जिसको अपन एफ से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ऊर्जा की ऐसा इकाई जो। नेक्स्ट है डीसी सप्लाई को एसी में बदलने वाली डिवाइस। तो ये सबके घरों में लगा होता है इन्वर्टर। डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इन्वर्टर। और इसका उल्टा हो जाए, यानी कि एसी को अपना डीसी में करना है तो क्या हो जाता है, रेक्टिफायर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन ये क्या काम करता है कि मतलब उसके वोल्टेज लेवल को हाई और लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी किस प्रकार की सप्लाई देती है। जो बैटरी है वो किस प्रकार की सप्लाई देती है, वो डीसी सप्लाई देती है। बैटरी में हमेशा कौन सी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई। और बैटरी का साइन क्या होता है, ये जो साइन है ये बैटरी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, ये अब मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ओम का नियम अपना, ओम, ओम लॉ है, वो क्या बताता है कि V इक्वल टू आई आर, ये अपना ओम लॉ बताता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि करंट और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हो जाते हैं, जैसे V अपॉन आई आर। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट अपना डाउन हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे, कम करेंगे तो करंट अपना हाई हो जाएगा। ये दोनों इन्वर्सली हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर, पहले तो एमीटर यूज किसके लिए होता है, एमीटर को किस लिए यूज होता है, करंट को नापने
करंट को नापने के लिए। करंट को नापने के लिए एमीटर यूज होता है। इसको जोड़ा कैसे जाता है? इसको जोड़ा जाता है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो करंट है वो सीरीज में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सीरीज में अगर मान लो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर है तो यहाँ पे आप कुछ भी इसमें रेजिस्टेंस कुछ भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही एम्पियर होगा। तो सीरीज में जो करंट है उसका वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए आप एमीटर को भी अपन सीरीज में लगाते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कितना रखते हैं, तो एमीटर का प्रतिरोध जितना हो सके उतना न्यूनतम प्रतिरोध रखते हैं, ठीक है। तो ये अपने 21 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। एक क्वेश्चन और रह गया, नहीं यार, अच्छा 23 है। तो अभी 22वां क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वही बात होगी, अगर एम मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? मैंने आपको बताया कि जो करंट है, जो क्या है, करंट है वो सीरीज के अंदर क्या क्या होता है, श्रेणी के अंदर क्या होता है, डिवाइड नहीं होता। क्या नहीं होता? श्रेणी के अंदर डिवाइड नहीं होता। लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज क्या है, पैरेलल यानी कि समानांतर में डिवाइड नहीं होता। वोल्टेज समांतर में डिवाइड नहीं होता और करंट पैरेलल में डिवाइड, श्रेणी क्रम में सीरीज में डिवाइड नहीं होता। इसलिए अपन वोल्टेज में वोल्ट मीटर है वो सीरीज में लगाएंगे। वोल्ट मीटर किसको नापता है? वोल्ट मीटर अपने नापता है वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। और एमीटर करंट को। अब नेक्स्ट अपना है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने आपको पहले बताया था 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 यूनिट होती है 1 किलो वोट आवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लाइक सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए और भी क्वेश्चन तैयार करके मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।